हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी को ही पढ़ेंगे। और बायोलॉजी में ये हमारा 6वां लेक्चर है आज का। और पिछली क्लासों में हमने कोशिका को लेके बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी और आज उसमें थोड़ा एक चैप्टर बचा हुआ है। जैसे कि मैं केंद्रक पढ़ा तो चुका हूँ, लेकिन एक उससे जुड़ा हुआ जैसे कि गुणसूत्र है और डीएनए और आरएनए वाला एक चैप्टर आपका क्या है बचा हुआ है। तो ये जो गुणसूत्र होता है जिसको हम क्रोमोसोम कहते हैं, डीएनए और आरएनए कहते हैं, मतलब जिसमें डीएनए और आरएनए भी पाए जाते हैं, उनको हम पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने के साथ साथ हमको आज केंद्रक भी पढ़ना पड़ेगा। वैसे तो केंद्रक हम पहले ही पढ़ चुके हैं, पिछली ही क्लासों में हमने केंद्रक को कंप्लीट कर दिया था। केंद्रक से जितनी भी जुड़ी चीज़ें थी वो मैंने बता दी थी। लेकिन यहाँ पे जब मैं एक बार गुणसूत्र पढ़ाऊंगा, डीएनए पढ़ाऊंगा, तो ये केंद्रक में ही पाए जाते हैं, इसलिए मैं इसको भी फिर से आपको रिकॉल करा दूंगा। तो मैं आपको बता दूं, हमारी पिछली क्लासें कंप्लीट हैं। जैसे कि हमारे इतिहास की क्लासें एकदम कंप्लीट हैं, बहुत अच्छे वे में कंप्लीट हैं। और उनकी मैराथन भी आपको मिल जाएंगी। देखिए, ये संपूर्ण प्राचीन इतिहास की मैराथन है और ये देखिए मध्यकालीन इतिहास की मैराथन क्लास है। और अगर आप देखेंगे तो आधुनिक इतिहास की भी मैराथन क्लास आपको मिलेंगी, एक दो पार्ट में आपकी मिलेंगी ये। और उसके बाद मैंने आपका क्या बनाया है, संपूर्ण भारतीय भूगोल की 2 मैराथन क्लास आपकी मैंने अपलोड की हुई हैं। तो इनको जरूर देखें जाके। इनकी मैराथन क्लास जो भी टॉपिक पढ़ चुके हैं, जिनकी भी मैराथन क्लास हैं, उनकी टॉपिक वाइज क्लासें भी आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और वर्ल्ड ज्योग्राफी की भी मैंने मैराथन क्लास बना दी है, तो जरूर देखें जाके। और क्या बोलता हूँ, पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की भी क्लास बनी हुई है। 38 क्लासों में कंप्लीट कराया है और आप इसको बखूबी देखिए, बहुत अच्छे से मैंने बनाया है। 2 मैराथन क्लास इसकी भी है। और हाल ही में मैंने इकोनॉमिक्स कंप्लीट कराया है, बहुत अच्छे वे में। जितने भी आपको टॉपिक लिखे हुए हैं ना, ये एकदम बहुत अच्छे से मैंने इसमें कराए हैं। आप कहीं से भी पढ़े हों, लेकिन एक बार इनको जरूर पढ़िएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा। इसकी भी 2 मैराथन क्लास हैं। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, किस पे, गुणसूत्र पे। तो इसमें हमको देखिए, ये आपका जो है, ये केंद्रक का आपका क्या है टॉपिक है, मतलब ये इमेज है। ये आपका क्या है, गुणसूत्र वाला इमेज है। और ये आरएनए और डीएनए का आपका क्या है, इमेज है। और मैंने इसमें क्या लिख दिया है कि इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, तो मतलब नहीं जाएगा। अब देखिए, हम पढ़ते हैं यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे आपका क्या है, ये आपका क्या है, केंद्रक बना हुआ है। तो केंद्रक के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, केंद्रक को पहले ही मैं पढ़ा चुका हूँ। ये पॉइंट इसमें ये 3 इसलिए लिखा रहेगा क्योंकि मैंने पीछे पढ़ाया था तो उसमें 3 ही लिखा था, तो इसलिए वो रह गया। इससे कोई आप वो मत मानना ये क्या लिखा है, ठीक है। न्यूक्लियस जिसको बोलते हैं। तो केंद्रक की सबसे पहले मैंने आपको खोज बताई थी, रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी। और क्या बोलता हूँ, ये कोशिका का सबसे प्रधान अंग है, सबसे प्रधान आपका क्या है, पार्ट है, सबसे प्रधान। मतलब यही पूरी कोशिका को कंट्रोल करता है। इसी को सीपीयू बोलते हैं, इसी को कोशिका का दिमाग कहते हैं। देखिए, ये मैंने लिखा है, कोशिका का ब्रेन भी बोलते हैं, कोशिका का मस्तिष्क भी बोलते हैं, सीपीयू आप सेल भी बोलते हैं इसको। कोशिका का सेल, वो क्या बोलता हूँ, सीपीयू। सीपीयू क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, आप कंप्यूटर में पढ़े होंगे। तो ये मतलब क्या है, कोशिका का प्रोसेस यूनिट होता है, यही आपका क्या है, सारी चीज़ों को नियंत्रित करता है। और मैंने आपको बताया था कि ये जो है ना, ये आपका कोशिका का सबसे बड़ा भाग है, सबसे लार्जेस्ट पार्ट आपका यही है। कोशिका में अगर सबसे बड़ा पार्ट है तो यही है। और इसी में आपके क्या पाए जाते हैं, गुणसूत्रीय जाल पाए जाते हैं, यानी कि क्रोमोसोमल नेटवर्क यहीं पे आपको देखने को मिलता है। यानी कि जो क्रोमोसोम हम पढ़ने वाले हैं ना, वो केंद्रक में ही आपका अवेलेबल होता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। अब मैंने आपको 2 चीज़ें इसमें मिस की हैं, जैसे कि ये देखिए, ये आपकी केंद्रिका है, इसमें केंद्रिका भी पाई जाती है। ये देखिए, ये केंद्रक जैसे आपका कोशिका होती है, ये क्या होती है, कोशिका होती है ना। कोशिका में आपका क्या पाया जाता है, केंद्रक। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आप लोग, ये आपका क्या है, पूरा कोशिका है। और कोशिका में ये वाला पार्ट आपका क्या है, केंद्रक है। और केंद्रक में भी ये आपकी ग्रीन ग्रीन आपको जो दिख रही है, ये केंद्रिका है। तो ये आपकी क्या है, इसमें आपकी क्या है, ये यहाँ पे आप लोग देखेंगे ना, तो ये आपको केंद्रिका नजर आएगी। ये वाला जो पार्ट है, ये आपका क्या है, केंद्रिका है, जो रेड रेड पार्ट आपको दिख रहा है। इसको भी पढ़ लेते हैं। तो केंद्रक की खोज तो रॉबर्ट ब्राउन ने कर दी थी, लेकिन जो केंद्रक में एक केंद्रिका पाई गई थी ना, वो आपकी क्या थी, उसको देखो, केंद्रक को कहते हैं आपका क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, ये देखिए। और जो केंद्रिका होती है, न्यूक्लियोलस कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस, ऐसे समझना। और इसकी जो खोज है ना, वो फोंटाने ने की थी। किसने की थी, फोंटाना, एक व्यक्ति थे, एक बायोलॉजिस्ट थे।
ये आपके क्या थे, फोंटाना इनका नाम था, इन्होंने खोज की थी। लेकिन इसको नाम केंद्रिका किसने दिया, क्योंकि ये केंद्रक में पाई गई है, इसीलिए केंद्रक की भी मतलब केंद्रक का भी ये केंद्रक था, इसीलिए इसको केंद्रिका कहा गया। तो ये नाम दिया था बोमैन ने। अब बोमैन से आप कंफ्यूज नहीं होना, इसको बोमैन कभी मत पढ़ना, ये बोमैन है। इनके नाम अंग्रेजों मतलब ये जो साइंटिस्ट होते हैं ना, बायोलॉजिस्ट होते हैं ना, इनके नाम ही कुछ अजीब होते हैं, तो इनका नाम बोमेन था। और इसी में क्या है ना, गुणसूत्र इन्होंने बताया था, ये जो केंद्रिका होती है ना, इसका निर्माण कैसे होता है, तो बताया था गुणसूत्रों के द्वारा इसका निर्माण होता है। किसके द्वारा, गुणसूत्रों के द्वारा इसका क्या होता है, निर्माण होता है, गुणसूत्रों के द्वारा। और ये जो केंद्रिका बनती है ना, गुणसूत्रों के द्वारा तो होता ही होता है, लेकिन फिर भी आप लोग इसमें देखिए किन 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 चीज़ों का कितना प्रतिशत आपका होता है। जैसे कि इसमें 85% आपकी प्रोटीन देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी, इसमें आपको 85% आपको क्या देखने को मिलेगा, प्रोटीन आपको मिलेगी। और 10% आपको इसमें आरएनए मिलेगा, और आपका 5% आपका डीएनए आपको देखने को मिलेगा। मतलब इसमें डीएनए और आरएनए भी होता है केंद्रिका में, और डीएनए आरएनए के बारे में ही हम पढ़ने वाले हैं। और गुणसूत्रों के द्वारा इसका निर्माण होता है, तो इसीलिए टॉपिक केंद्रक, क्रोमोसोम और आपका क्या है, डीएनए आरएनए एकदम मिक्स टॉपिक है। तो इसमें 85% तो प्रोटीन होती है दोस्तों, 10% आरएनए होता है, और 5% डीएनए होता है। तो ये मिलके आपका केंद्रिका का निर्माण करते हैं। आपसे पूछा जाए केंद्रिका के निर्माण में कौन कौन सी चीजें लगती हैं, तो एक तो गुणसूत्र होते हैं, उनके द्वारा निर्माण होता है। अगर आपसे ये प्रतिशत वाला पार्ट पूछ लिया जाए तो 85% ये, और 10% आरएनए, और 5% डीएनए। अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए याद रखना है, एग्जाम में ऐसे पॉइंट बहुत अच्छे से पूछ लिए जाते हैं कि कोशिका विभाजन के समय क्या दिखाई नहीं देता है। तो कोशिका विभाजन के समय केंद्रिका जो है ना, वो दिखाई नहीं देती है। कोशिका विभाजन जब होता है ना, तो उस टाइम पे केंद्रिका ये दिखाई नहीं देती है, ऐसे समझना। अब ये आपका क्या है, ये उसका इमेज है। किसका इमेज है, ये जो आपका इमेज दिख रहा है ना, ये आपका केंद्रक का ही आपका क्या है, इमेज है। ये केंद्रक का आपका पूरा का पूरा आपका इमेज है। इसमें आप देखेंगे, ये देखिए पूरा का पूरा केंद्रक है, ये आपकी केंद्रिका इसमें है। और ये न्यूक्लियस पोल्स हैं, ये मतलब ये पोल्स बोले तो एक तरीके से पोर्स, वो ये छोटे छोटे धब्बे आपको दिख रहे हैं। और इसमें ये केंद्रिका आपकी क्या है, झिल्ली भी इसमें पाई जाती है। इसमें आपके क्या है, फाइब्रिल्स भी होते हैं, क्रोमेटिन धागे। ये आपको एक चीज इसमें आपको दिख रही होगी, ये आपको कुछ धागे नुमा संरचना आपको दिख रही होगी ऐसे ऐसे, इसी को हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन जाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमोसोमल नेटवर्क बोलते हैं। ये जो धागे जैसी संरचना इसमें आपको नजर आ रही है ना, जैसे मोतियों की कोई माला इसमें पिरोई गई हो, वो आपको क्या इसमें दिख रही है ना, ये आपकी क्या है इसमें यही आपके क्या है, क्रोमेटिन धागे हैं। यानी कि क्रोमेटिन बोले तो एक तरीके से गुणसूत्री आपके क्या है, ये जाल है, ऐसे समझिए। और ये आपको जो दिख रही होगी दानेदार संरचना, एक ये थोड़ा सा जूम करता हूँ, ये देखिए, ये वाली जो संरचना आपको दिख रही है दानेदार, इसको हम क्या बोलते हैं, फाइब्रिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये केंद्रक में ही होता है, फाइब्रिल्स। आपसे पूछ लिया जाए फाइब्रिल्स कहाँ होता है, तो केंद्रक में होता है, बस इतना ही पूछा जाएगा। और ये क्या है, ये आपको दिख रहे हैं ना, ये ऐसे ऐसे कट लगे हुए हैं, ऐसे ऐसे, ये आपके क्या है, एक तरीके से मैं क्या बोलूँ इनको, चाप जैसे दिख रहे हैं, चाप जैसे नहीं, ऐसे होते हैं चाप लगे हुए, तो वो आपको दिख रहे होंगे। ये आपके क्या होते हैं, क्रोमेटिन आपका क्या होते हैं, कंडेंसेड होते हैं, क्रोमेटिन कंडेंसेड होते हैं। और क्या बोलता हूँ, इसमें ग्रैनुलस भी होता है। ये आपका ये जो दिख रहा है, ये ग्रैनुलस है। और इसमें आपको क्या है ना, इसमें आपका क्या है, कैरियोप्लाज्म, इसमें क्या है, कैरियोप्लाज्म आपका यहाँ पे होता है। फिलहाल तो आपको जो पॉइंट याद रखने हैं, जो मैंने आपको ये बेसिक बेसिक आपके यहाँ पे लिख रखे हैं ना, वो आपको याद रखने हैं। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनसे आपका ये सब कुछ नहीं होने वाला है। अब इसी में आपको जो क्रोमेटिन धागे मैंने बताए थे, इन्हीं को डीएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीएनए बोलते हैं, यही डीएनए होते हैं। अब इन्हीं में डीएनए पाया जाता है। अब देखिए, अब मैं पढ़ाता हूँ आपको गुणसूत्र। क्या पढ़ाता हूँ, गुणसूत्र पढ़ाता हूँ। अब देखिए क्रोमोसोम क्या होता है, इसको पढ़िए आप लोग, क्रोमोसोम क्या होता है। तो गुणसूत्र आपको सबसे पहले तो देखिए, मैंने इसमें जो इस तरीके से सजा के रखा है ना, उसको समझने की कोशिश करिएगा। ये थोड़ा अटपटा आपको दिख सकता है। ये देखिए, सबसे पहले इस पॉइंट को कवर करेंगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, ऐसे ऐसे करेंगे। मेरा एक तरीका इसी तरह का रहता है कि मैं इस तरह से चीज़ों को लाता हूँ पॉइंट वाइज। अब देखिए, इसका भी देखिए खोज किसी ने तो किया ही होगा। इसका जो खोज किया था ना, वो डब्ल्यू के नागेली ने किया था। किसका, इस गुणसूत्र का, क्रोमोसोम का जो खोज किया था, क्रोमोसोम की जो खोज की थी ना, वो डब्ल्यू के नागेली ने इसको डिस्कवर किया था। और इन्होंने जो नाम दिया था ना इसको, वो कहा था एडियोप्लाज्म, इसको कहा था। मतलब इन्होंने इसको गुणसूत्र नहीं कहा था,
इन्होंने इसको एडियोप्लाज्म कहा था। क्या कहा था? एडियोप्लाज्म इसको बोला था। लेकिन जो क्रोमोसोम नाम है ना, जो गुणसूत्र नाम है, वो बाल्डेर ने दिया। तो गुणसूत्र का जो नाम गुणसूत्र है ना, वो बाल्डेर ने दिया था। खोज किसने की थी? डब्लू, क्या नाम है, डब्लू के नागेली। गुणसूत्र नाम किसने रखा? बाल्डेर ने। डब्लू के ने क्या रखा था? एडियोप्लाज्म रखा था। ठीक है सर। फिर ये जो गुणसूत्र है ना, इसका अध्ययन किसने किया था? एक बड़े लेवल पे, एक ब्रॉड स्तर पे इसका बहुत अच्छे से अध्ययन किया था, वो थे आपके स्टोसबर्गर साहब। कौन थे? स्टोसबर्गर साहब ने बहुत, देखिए स्टोस से आपका स्टडी हो जाएगा, एस से स्टोस मतलब स्टडी, स्टोस मतलब स्टडी। और किसने की थी? बर्गर साहब ने की थी। स्टोसबर्गर ने आपकी क्या की थी? इसमें स्टडी की थी, बहुत अच्छे से इसका अध्ययन किया था। और ये जो शब्द है ना क्रोमोसोम, ये ग्रीक वर्ड है, एक ग्रीक भाषा का एक शब्द है आपका, क्या है ये? गुणसूत्र, जिसका अर्थ होता है रंगीन संरचना, कलर्ड बॉडी। क्या होती है? कलर बॉडी। मतलब इसका मतलब होता है, गुणसूत्र का मतलब क्या है? कलर बॉडी, रंगीन संरचना इसका क्या है? मतलब होता है। और मैं आपको बताता हूँ, ये जो गुणसूत्र होते हैं, इनकी जो संख्या होती है ना, वो निश्चित होती है। निश्चित बोले तो जिसमें भी ये पाए जाएंगे, एक जैसे कि मानव की बात करते हैं ना, तो अगर एक मानव में ये जितने पाए गए ना, उतने ही दुनिया के हर मानव में ये उतने ही पाए जाएंगे। अगर एक मान लिया बंदर में जितने पाए गए, तो दुनिया के सभी बंदरों में उतने ही आपके क्या है? गुणसूत्र पाए जाएंगे। तो ये इसमें होता है। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, गुणसूत्र की जो संख्या है वो निश्चित होती है, प्रत्येक जीव में निश्चित होती है, लेकिन वो एक प्रजाति के होने चाहिए, ऐसा नहीं। आप जानवर में भी और मनुष्य में भी एक जैसे देखेंगे तो ऐसा नहीं, हाथी और मनुष्य में ऐसा नहीं है एक जैसे हों। ये एक जैसी प्रजाति के, जैसे हाथी, सभी हाथियों में एक जैसे गुणसूत्र होंगे, एक जैसी संख्या होगी। सभी मनुष्यों में एक जैसी गुणसूत्र की संख्या होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। अब जैसे मैं मानव की बात करूं, तो मानव के बारे में ये क्या है? मानव में जो प्रत्येक मानव में गुणसूत्र कितने होते हैं? वो 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं? 46। या फिर आप देखेंगे तो 23 जोड़े होते हैं। कितने? 23 जोड़े। 23 जोड़े का मतलब 2 गुणे 23, मैंने पूरा ही लिख दिया है। 46 कह लीजिए, या फिर 23 जोड़े कह लीजिए। और 23 जोड़े का मतलब क्या है? 2 इंटू 23, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है। तो ये 23 जोड़े होते हैं। अब गुणसूत्र, ये आपकी संरचना आपको याद रखना है। ये तो मैंने बता दिया, डब्ल्यू के नांगेली ने, बाल्डेयर ने नाम दिया गुणसूत्र, स्टोसबर्गर ने स्टडी की। और ग्रीक शब्द है कलर संरचना, और गुणसूत्र की संख्या सब में समान होती है, लेकिन वो एक प्रजाति के होने चाहिए। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, अभी मैं आपको इसका डायग्राम भी दिखाऊंगा, ये गुणसूत्र का, क्रोमोसोम का डायग्राम भी दिखाऊंगा। ठीक है। पहले यह मैं आपको दिखाई देता हूँ, नहीं तो आप कहेंगे पहले आप ये दिखाइए। देखिए ये क्या है? क्रोमोसोम का डायग्राम है। ये आपका क्या है? क्रोमोसोम। इस तरह की संरचना आपकी क्या है? ये केंद्रक में पाई जाती है। जो अभी मैंने क्रोमेटिन धागे दिखाए थे ना, ये जो मैंने अभी आपको क्रोमेटिन धागे आपको दिखाए थे ना, इसमें इसमें क्रोमेटिन धागे, ये आपके यही वाली संरचना आपकी होती है, ये यही वाली संरचना होती है। और ये आपके क्या है? इन्हीं से क्रोमोसोम बनते हैं। तो ये आपका क्या है? ये देखिए, ये ऐसा क्या हो गया, इसको पेन लेता हूँ थोड़ा। ये ऐसा और ये ऐसी जो संरचना है, और बीच में ये जो है, ये आपकी क्या है? ये ही आपका क्या है? क्रोमोसोम होता है। इसी तरह के जितने भी चीज़ें आपको दिखेंगी वो क्रोमोसोम होंगी। अब इसमें भी आपका ये जो बीच वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये आपका क्या कहलाता है? सेंट्रोमियर कहलाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भाग होता है। क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट भाग होता है। यही आपके क्या है? कोशिका के विभाजन में बहुत अच्छा रोल आपका क्या है? प्ले करता है। और ये चीज़ें क्या हैं? ये आपका ये टेलोमियर, ये जो चीज़ है, ये आपकी क्या है? टेलोमियर है। और यहीं पे आपके क्या पाए जाते हैं? इन्हीं में आपके अंदर क्या होते हैं? इन्हीं के अंदर मैं आपको बनाना चाहूँ तो ऐसे ऐसे, कैसे बनाऊँ मैं, मुझको तो याद भी नहीं आता। ऐसे 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 ऐसे, इसमें आपके क्या पाए जाते हैं? इसी में आपके डीएनए और आरएनए आपके यहीं पे होते हैं। क्या होते हैं? डीएनए और आरएनए आपके यहीं पे पाए जाते हैं। ये देखिए डीएनए मॉलिक्यूल यहाँ पे आपको यहाँ पे बना दिख रहा है ना। अब ये वाले जो ऊपर वाली जो आपकी ये जो है आर्म्स, इनको पी आर्म बोलते हैं। आप इनको याद रखें या ना रखें, लेकिन इसके जो ये वाला पार्ट होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? टेलोमियर बोलते हैं। आपसे ये पूछा जाएगा टेलोमियर कहाँ पाया जाता है, तो क्रोमोसोम में पाया जाता है। ठीक है। और सेंट्रोमियर कहाँ पाया जाता है, तो ये भी आपका क्रोमोसोम में पाया जाता है। और ये पूरी संरचना जो होती है ना, ये देखो, इसको भी और इसको भी मिला के क्या बोला गया है? क्रोमेटिड्स बोला गया है। क्या बोला गया है? मतलब इन दोनों को मिला के क्या बोला गया है? क्रोमेटिड्स बोला गया है। और मैं आपको सही से बोलूँ ना, तो ये पूरा आपका क्या है? क्रोमेटिड है। ये भी आपका क्रोमेटिड, इनको मिला दे तो ये भी क्रोमेटिड है। अब ऊपर वाली भुजाओं को पी आर्म बोलते हैं, नीचे वाली ये बड़ी होती हैं, ये लार्जेस्ट होती हैं, ये आपकी क्या होती हैं? स्मॉल होती हैं। तो उनको पी बोलते हैं, इनको क्यू बोलते हैं। अब ये इसमें सेंट्रोमियर है। अब इन्हीं में आपका क्या पाया जाता है? मैंने बताया डीएनए पाया जाता है। अब मैं आपको फिर से इसको
पढ़ाता हूँ। देखिए गुणसूत्र पे आता हूँ। देखिए बहुत अच्छे से समझना है, वरना आपको कभी समझ भी नहीं आएगा ये है क्या। अब देखिए यहाँ से मैं बताता हूँ गुणसूत्र। गुणसूत्र के अंदर आपके क्या पाए जाते हैं, डीएनए। और डीएनए में क्या पाया जाता है, जीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है, जीन। एक संरचना होती है जीन। और ये जीन क्या होते हैं, ये आनुवंशिकी के वाहक होते हैं। क्या होते हैं, आनुवंशिकी के वाहक। मतलब ये क्या होता है, आनुवंशिकी आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, हेरेडिटरी आपने वर्ड सुना है कि नहीं सुना है, बताइएगा मुझे। तो आनुवंशिकी के आपको मैं क्या बताता हूँ, आनुवंशिकी के एक जनक हैं, उनका नाम जाने क्या है, फ्लेमिंग करके कुछ शायद नाम है, मुझे भी सही से पता नहीं है इस टाइम पे। और मैं सीधे सीधे बताऊं तो मेरा बायोलॉजी में कभी इंटरेस्ट ना रहा है, ना ही था। और मैं इस समय मेरा हाल ये है कि मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे इसमें बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है। तो आनुवंशिकी क्या होती है, देखिए गुणसूत्र में क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। डीएनए में एक होता है जीन, और ये जीन क्या होता है, ये आनुवंशिकी के वाहक होते हैं। मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे जैसे कि आनुवंशिकी होती क्या है, जैसे कि माता पिता जो होते हैं ना, माता पिता में जो भी क्वालिटीज हैं, जो भी उनके लक्षण हैं, वो उनके लक्षण उनके पुत्र या पुत्री में जरूर आपके क्या है पाए जाएंगे। इसी चीज को आनुवंशिकी कहते हैं। मतलब वंशानुगत जो आपके मतलब क्या है ना, पेरेंट में जो क्वालिटीज होंगी, जो आपके पेरेंट में जो आपके क्या है क्वालिटीज कैरेक्टर्स होंगे, वही आप में भी आ जाएंगे। तो ये आनुवंशिकी कहलाता है। जैसे कि आपके अगर माता पिता गोरे हैं तो आप भी गोरे होंगे, ऐसा अक्सर होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है माता गोरी है पिता काला है, तो फिर बहुत मामला गड़बड़ भी हो जाता है। उसमें डिसाइड नहीं किया जा सकता क्या हो सकता है, ठीक है। मतलब फिर भी होता इन्हीं के आधार पे है, फिर भी होता इन्हीं के आधार पे है, लेकिन फिर भी मैं क्या बताऊं क्या हो सकता है। तो आनुवंशिकी के ये क्या होते हैं, वाहक होते हैं। और ये जो आपको इमेज है ना, ये वही इमेज है जो मैंने अभी आपको दिखाया था। और इसी में मैंने क्या बताया था, ये आपको क्या बताया था, ये सेंट्रोमियर होता है। इसी में क्या होता है, सेंट्रोमियर। और सेंट्रोमियर क्या करता है, कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका क्या है निभाता है। महत्वपूर्ण भूमिका इसकी होती है। यही आपका क्या है, जब कोशिका विभाजन होती है तो यही दो भागों में आपका क्या है, अगली पीढ़ी के लिए टूटता है। क्या अगली पीढ़ी के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या करता है, दो भागों में बंटता है। मतलब यहीं से नई नई कोशिकाओं का जन्म होता है, अलग अलग कोशिकाओं का क्या होता है, जन्म होता है। अगला मेरा टॉपिक ही कोशिका विभाजन का रहने वाला है। देखिए मैं चाहूँ तो इसके बाद सीधे सीधे मैं कहाँ पे आ जाऊँ, ऊतक वगैरह पे आ जाऊँ, लेकिन नहीं, मैं चाहता हूँ एक बार मैंने जो डाटा बना लिया ना, वो हमेशा के लिए हो जाएगा। और आप कभी भी ये क्लासें आप पढ़ सकते हो किसी भी एग्जाम के लिए। मैं ये नहीं कहता ये किसी एक स्पेसिफिक एग्जाम के लिए है, ये आपके हर एक एग्जाम में काम आएगा। हर एक एग्जाम का मतलब समझ रहे हैं ना, हर एक एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो। अगर आप वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है तो अब जैसे कोई पीएचडी हो तो उसमें तो नहीं कह सकते जिसमें बायोलॉजी पे ही पीएचडी करनी है, तो उसके लिए तो ये नहीं, लेकिन ये बेसिक नॉलेज उसमें भी बहुत ज़्यादा काम आपके लिए आने वाली है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने बता ही दिया आपका क्या है इसमें, ये आपका क्या होता है, ये सेंट्रोमियर होता है, कोशिका विभाजन में काम करता है, बहुत अच्छे से काम करता है। ये डीएनए की यहाँ पे संरचना इसी में पाई जाती है। लेकिन ये जो इस तरह की जो संरचना आपको जहाँ जहाँ देखने को मिलेगी, ये आपका क्रोमोसोम कहलाएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आइए, ये आप ये एक इमेज देखिए। इस इमेज से आपको पूरा ही मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये सारी इमेज मैंने इसलिए लगाई, इमेज के द्वारा ना बहुत चीज़ें क्लियर होती हैं। देखिए इसमें क्या है, जैसे ये डीएनए यहाँ पे लिखा हुआ है, उसका कोई मतलब नहीं। देखिए यहाँ पे डीएनए जैसे यहाँ पे है भी, तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ। मैंने आपको बताया था अभी कि ये देखिए ये आपकी क्या है, कोशिका है। कोशिका में आपका क्या है, ये आपका पूरा का पूरा आपका क्या है, न्यूक्लियर है, यानी कि न्यूक्लियस है, यानी कि केंद्रक है, ठीक है। अब इस केंद्रक में आपको एक संरचना दिख रही होगी, ये देखिए ये आपके क्या है, क्रोमोसोम पाए जाते हैं इसी से। देखिए क्या हुआ है, देखिए ये कोशिका है ना, कोशिका में ये केंद्रक है, इसको बाहर निकाल लिया गया, ये हो गया पूरा का पूरा केंद्रक। और केंद्रक में क्या दिख रहा है, क्रोमोसोम ये दिख रहे हैं ना, ये एक्स जैसी संरचना दिख रही है ना, एक्स जैसी संरचना। ये आप प्लास समझ लें इसको, या कैंची समझ लें, ये इस तरह की संरचना आपको दिख रही है ना। अब ये संरचना आपको यहाँ पे बाहर निकाल के दिखा दी, ये आपका क्या हो गया, क्रोमोसोम हो गया। अब क्रोमोसोम में क्या है ना, ये जो क्रोमोसोम है ना, इस क्रोमोसोम में आपके क्या है, यहाँ पे ये ऐसी ऐसी संरचना आपकी क्या है पाई जाती है। तो ये आपका क्या है, यहाँ पे ऐसे निकाल दिया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका डीएनए हो गया। और डीएनए हो गया, अगर इसकी एक पट्टी को माने, ये खाली एक पट्टी, तो ये आरएनए कहलाएगा। लेकिन डबल हो जाता है तभी डीएनए कहलाता है। डीऑक्सी मतलब डबल हो जाता है तभी डीएनए हो जाता है, ठीक है। और इसी आपके क्या है, इसी आरएनए और डीएनए में आपके जीन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, इन्हीं में आपके क्या पाए जाते हैं, जीन्स पाए जाते हैं। तो इनमें आपके क्या होते हैं, जीन होते हैं। ये आपको ऐसे ऐसे डंडे आपको दिख रहे हैं ना, ये आपके एक तरीके के जीन होते हैं। तो इनको
इनको जो जो डीएनए के जो सेगमेंट होते हैं, क्या जीन क्या होता है, डीएनए के सेगमेंट होते हैं, एक तरीके से पार्ट होते हैं ना डीएनए के, वो आपके जीन्स कहलाते हैं। ये जीन ही आपके डिसाइड करते हैं आप जैसे जो आप में क्वालिटीज़ हैं। आप अगर लंबे हैं तो आपकी मतलब क्या होगी ना, आपके बच्चे भी लंबे हो सकते हैं। ये क्वालिटीज होती हैं। और कभी कभी ऐसा होता है जैसे कि माता लंबी है पिता गंठा है, ये पिता लंबा है माता गंठी, तो उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये कहाँ से क्या होने वाला है, लेकिन होता उन्हीं के आधार पे, उनके जीन्स के आधार पर ही होता है। लेकिन मैं कह दूं कि ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन होगा इन्हीं के आधार पे। जैसे जैसे ये संरचना उनमें बच्चों में जाएगी, जैसे जैसे वैसे ही आपका क्या है होता रहता है। तो ये आपकी एक संरचना है। जैसे कि सेल में आपके क्या पाई जाती है, केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक में आपका क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम पाया जाता है, क्रोमोसोम में डीएनए, डीएनए में जीन पाई जाती है। ये आपकी एक संरचना है, तो इसको आप याद रखना। अब ये देखिए डीएनए का, ये डीएनए और आरएनए का आपका क्या है इमेज है, हमको यही पढ़ना है, डीएनए और आरएनए ही पढ़ना है। तो देखिए डीएनए ये आपका आरएनए है, ये देखिए सिंगल हेलिक्स में, मतलब एक ही आपका क्या है, एक ही आपका क्या है, ये दिख रहा है ना, ये आपका क्या है डी आरएनए है। और ये आप देखिए ये आपका क्या है, ये जो आपका है ना, ये आपका क्या है, ये आपका डीएनए है, ये आपका डीएनए इधर वाला, ये आपका आरएनए, यहाँ पे लिखा भी होगा। ये देखिए आपका क्या लिखा है आरएनए, मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये आपका क्या है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब मैं इसमें आपको यहीं पे समझाता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। ये जो आपको इसमें ये चीज़ें दिख रही है ना, ये चीज़ें आपको दिख रही हैं, ये बेज पेयर हैं। क्या है बेज पेयर, एक क्या बोलता हूँ नाइट्रोजन बेज होता है इसमें, ये वही आपके क्या है पेयर हैं। अब इसमें जो नाइट्रोजन बेज पाए जाते हैं, ये देखिए नाइट्रोजन बेज हैं आपके, ये क्या है देखिए, ये आपको लिखा है, ये क्या लिखा है आपका यहाँ पे लिखा है न्यूक्लियोस बेज। आपके न्यूक्लियो बेज आपके क्या है पाए जाते हैं, न्यूक्लियो बेज आपके क्या है पाए जाते हैं, जिसमें डीएनए में ये देखिए एक तो साइटोसिन होता है, ग्वानिन होता है, एडेनिन होता है, थायमिन होता है। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपको समझ आएगा, यहाँ पे मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ। ये आपका क्या है, इसमें भी आपके यही होते हैं, साइटोसिन होता है, ग्वानिन होता है, एडेनिन होता है, यूरेसिल होता है। बस एक चेंज होता है, जैसे यहाँ पे क्या है थायमिन है, यहाँ पे आपका थायमिन है, और यहाँ पे आपका क्या है यूरेसिल है। बाकी देखिए सब में साइटोसिन ग्वानिन एडेनिन, साइटोसिन ग्वानिन एडेनिन, और यहाँ पे यूरेसिल है, यहाँ पे आपका थायमिन है। बस इतना चेंज होता है आरएनए और डीएनए में। अब यहाँ पे आइए आप लोग, ये पढ़िए आप लोग डीएनए, यहाँ से आपको पढ़ाऊंगा मैं डीएनए। अब देखिए डीएनए की कहानी। तो देखिए डीएनए का मतलब क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, यानी कि ये मैंने आपको, ये क्या इसका वैज्ञानिक नाम है या रासायनिक नाम है, कुछ भी आप कह सकते हैं, ये इसकी फुल फॉर्म भी है, ऐसे समझिए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब इसको मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। पहले एक और इमेज दिखा दूँ, हाँ दिखा दीजिए सर, उससे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ये इमेज, हालांकि ये इमेज यहाँ पे लगी हुई है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए ये इमेज आप देखिए, ये आपके क्या है सेल है, सेल में आपका क्या है ये न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर में आपको ये छोटे छोटे आपको क्या दिख रहे हैं क्रोमोसोम दिख रहे हैं, और ये मैंने यहाँ पे निकाल के दिखा दिया है क्रोमोसोम। ये संरचना यहाँ पे क्या है सेंट्रोमियर है, और यहीं पे आपका क्या पाया जाता है, ये यहाँ पे देखिए ये आपके क्या है डीएनए, जैसे ये डीएनए है, और डीएनए ये डीएनए 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 ये डीएनए है, ठीक है। अब आप लोगों को एक चीज़ दिख रही है, मैंने बताया होगा डीएनए में एक प्रोटीन पाई जाती है, उसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन। ये आपको डिब्बे दिख रहे हैं, गोल गोल आपके अंडे दिख रहे हैं, यही आपके क्या होते हैं हिस्टोन प्रोटीन होती है। और ये आरएनए में नहीं होती है, ये सिर्फ डीएनए में ही होती है। तो हिस्टोन प्रोटीन ये आपको दिख रही है, ये आपको दिख रही है हिस्टोन प्रोटीन, ये पूरी संरचना में पाए जाते हैं। बस यहाँ पे ये बना दिया गया है, तो आपको ये इमेज आपको दिख रहा होगा, हिस्टोन प्रोटीन डीएनए में ही पाई जाती है। अब मैं आपको समझाता हूँ डीएनए के बारे में। तो देखिए इसमें समझना कुछ नहीं, कुछ भी नहीं समझना होता है, बस खोज किसने की, नाम किसने दिया, क्या पाया जाता है, किस कैसे इसका निर्माण होता है, और कितने इसमें अम्ल पाए जाते हैं, और कितने इसके पार्ट होते हैं, बस ये समझना होता है। देखिए डबल हेलिक्स इसको कहते हैं। ये डीएनए जो होता है ये डबल हेलिक्स में होता है, और ये जो डबल हेलिक्स का मॉडल है ना, ये वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। क्या सर इसको वाटसन और क्रिक ने खोजा था? नहीं, खोजा तो किसी और व्यक्ति ने था, एक नाम था फ्रेडरिक करके, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है उसका, उसने इसको खोजा था। लेकिन उसके बाद किसी दूसरे ने इसका अलग नाम दिया, न्यूक्लियोज ऐसा कुछ नाम दिया था, किसी और ने और नाम दिया था, किसी और ने और नाम दिया था। बाद में डबल हेलिक्स का, जो डीएनए में डबल हेलिक्स की खोज की थी ना, इसका जिक्र किसने किया था? वाटसन और क्रिक ने किया था। इन लोगों ने स्टडी किया था डबल हेलिक्स मॉडल का, तो इन्हीं का नाम रह जाता है लास्ट में। और यही आपसे एग्जाम में भी पूछा जाता है कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया, तो यही। और मैं अगर सही बोलूँ ना, तो खोज में भी आपका आता है ना कि किसने खोज की, तो इन्हीं को रख दिया जाता है, क्योंकि ये इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था डीएनए के ऊपर। तो ये डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल इन्होंने दिया था।
अब डीएनए का एक ट्रिपल हेलिक्स मॉडल भी दिया गया था, और वो दिया गया था प्रोफेसर रामचंद्रन ने दिया था। और ये भारत के थे, क्योंकि नाम ही इनका ऐसा है, भारत का लग रहा है ना। लेकिन इनको क्या है ना, इस ट्रिपल वाले को इनको मान्यता नहीं मिल पाई, तो ये फेल हो गया मॉडल। मॉडल जो सबसे ज़्यादा चल रहा है ना, वो आपका डबल हेलिक्स यानी वाटसन और क्रिक ने ही दिया था। दो लोगों ने दिया था, इसीलिए इसको डबल हेलिक्स भी कहते हैं। ठीक है, ऐसे भी समझ लेना। अब देखिए, ये डीएनए है। डीएनए में क्या मैंने बताया, हिस्टोन प्रोटीन होती है, बिल्कुल होती है। इसका निर्माण कैसे होता है, न्यूक्लियोटाइड से होता है। किससे होता है, न्यूक्लियोटाइड से होता है। और ये न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, उसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, न्यूक्लियोटाइड से डीएनए का निर्माण होता है। और न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या चीज़ें होती हैं, न्यूक्लियोटाइड में एक आपका होता है नाइट्रोजन क्षार होता है, यानी कि नाइट्रोजन बेस होता है। ठीक है, एक फॉस्फेट समूह होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है। ठीक है, एक पेंटोज शर्करा यानी कि पेंटोज शुगर होती है। ये सारी मिलके आपकी क्या बनाती है, न्यूक्लियोटाइड बनाती है। मतलब इन सबका मिक्सअप, इन तीनों चीज़ों को जब मिला देंगे आप, तभी वो न्यूक्लियोटाइड बनेगा। और उसी न्यूक्लियोटाइड से क्या होता है, डीएनए का निर्माण होता है। अब ये जो तीनों चीज़ें हैं, जैसे कि इसमें क्या है, नाइट्रोजन क्षार है, फॉस्फेट ग्रुप है, और पेंटोज शर्करा, इन तीनों चीज़ों को हम अलग अलग पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, नाइट्रोजन क्षार को पढ़ेंगे। और नाइट्रोजन क्षार में, नाइट्रोजन बेस में आपका क्या है, देखिए एक बात कंफ्यूज आपको करेगी। ठीक है, क्या कंफ्यूज करेगी, ये जो कंफ्यूज करेगी, इसमें क्या है, डीएनए यानी कि डाई क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। एसिड का मतलब अम्ल है। और यहाँ पे क्या लिखा है, नाइट्रोजन क्षार, यानी कि क्षार अम्ल कैसे हो सकता है, क्षार से जो चीज़ बन रही है वो अम्ल कैसे हो सकती है ना, तो ये भी तो हो सकता है ना। लेकिन इसमें क्या है ना, देखिए यहाँ पे होता क्या है, ये जो नाइट्रोजन क्षार है ना, ये अमीनो अम्ल के बने होते हैं। ये जो नाइट्रोजन बेस है ना, वो अमीनो अम्ल के बने होते हैं। लेकिन ये पॉइंट आपसे कभी भी एग्जाम में नहीं बनता है। आपसे जो एग्जाम में पॉइंट बनता है, वो इसका ये पूछता है इसके कितने पार्ट होते हैं, नाइट्रोजन बेस के कितने पार्ट होते हैं। तो ये 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, मुख्य रूप से 4 टाइप के होते हैं। अब मैं वो आपको दिखाता हूँ कि वो 4 टाइप आपके कौन कौन से हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए नाइट्रोजन बेस के जो 4 टाइप हैं, वो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। ये आपके क्या हैं, 4 टाइप हैं, 4 प्रकार हैं नाइट्रोजन बेस के। ठीक है, एक आपका क्या है, एडेनिन है, थायमिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है। ये आपको, ये इमेज में भी आपको दिख रहा होगा। देखिए, ये अलग अलग लिखे, जिस तरह से मैंने लिखे हैं ना, उस तरह से भले ही ना लिखे हों, लेकिन नाम यही है। मैंने किस लिए लिखे हैं वो आपको मैं अभी बताऊंगा। देखिए, इसमें एडेनिन मैंने बात की, एडेनिन भी है। इसमें मैंने थायमिन की बात की, तो ये थायमिन भी है। इसमें मैंने ग्वानिन की बात की, तो ये ग्वानिन भी है। इसमें मैंने साइटोसिन की बात की, तो ये साइटोसिन भी है। आप यहाँ से पकड़ें एडेनिन, थायमिन, तो एडेनिन और थायमिन, और फिर आपका यहाँ से पकड़ें ग्वानिन और आपका क्या है, साइटोसिन। तो ये इसमें 4 इसके क्या है, प्रकार होते हैं, किसके, आपके नाइट्रोजन क्षार के। अब ये जो 4 इसके प्रकार होते हैं, इसको आप यहाँ पे देखिए ATGC, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ATGC। ये 4 इसमें प्रकार पाए जाते हैं, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये नाइट्रोजन बेस में होते हैं। 4 प्रकार इसमें होते हैं। ये आपका क्या है, क्रोमोसोम का ही स्ट्रक्चर है। ये देखिए, ये देखिए, ये आपका क्या है, सेंट्रोमियर है। और ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, डीएनए आपका क्या है, ये आपका डीएनए है। और डीएनए में ये आपके क्या होते हैं, ये आपके नाइट्रोजन बेस होते हैं 4। अब ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसके बारे में लिखा, ये देखिए एडेनिन यानी इसको ए से डिनोट किया, थायमिन यानी कि टी से। अब इनमें क्या है, बॉन्ड्स पाए जाते हैं। इनमें क्या पाए जाते हैं, बॉन्ड पाए जाते हैं। बॉन्ड कैसे, मैं आपको देखता हूँ, मैं बना के दिखाता हूँ कि अगर बन पाएगा। वैसे हाथ से बनना मुश्किल है। देखिए, जैसे कि ये आपका क्या है, कैसे बनेगा, 1 मिनट। ये आपका क्या है, इस तरह से ये आपका डीएनए होता है ना। तो यहाँ पे मान लिया आपका क्या है, एडेनिन है, यहाँ पे थायमिन। तो इसमें आपके ऐसे ऐसे 2 बॉन्ड मिलेंगे। यहाँ पे मान लिया ये ग्वानिन है, यहाँ पे ग्वानिन है, और आपका यहाँ पे साइटोसिन है। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे ट्रिपल बॉन्ड आपको देखने को मिलेंगे। इस तरह से आपका कुछ होता है। मैं इसमें सही से बना के नहीं दिखा सकता, क्योंकि मेरे पास पेन नहीं है। अब यहाँ पे ये, इसमें एटी मतलब एडेनिन और थायमिन में डबल आपके क्या है, बॉन्ड मिलते हैं। देखने को क्या मिलते हैं, डबल बॉन्ड मिलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। क्या इसमें होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। कैसा, ड्यूल यानी कि डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स होता है। और ग्वानिन और साइटोसिन में आपके क्या होते हैं, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि ये जो नाइट्रोजन बेस होते हैं, इनमें किस प्रकार का बॉन्ड पाया जाता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स इसमें होता है। अब जीसी यानी कि ग्वानिन और साइटोसिन में ट्रिपल होता है, एटी यानी कि उसमें आपका क्या होता है, डबल होता है। तो ठीक है,
ये आप याद रखना। अब मैं आपको क्या बताता हूँ, अब मैं फास्फेट समूह के बारे में बताता हूँ, क्योंकि नाइट्रोजन बेस के बारे में इतना ही आपके लिए बहुत है। इतना अगर आपने जान लिया तो यहीं से बन जाएगा। अब फॉस्फेट समूह, जो फॉस्फेट ग्रुप होता है, इसको pH4 कहते हैं, और ये डीएनए के क्षारीय प्रभाव को अम्लीय बनाता है। जो डीएनए में क्षारीय प्रभाव होता है ना, जो जैसे नाइट्रोजन बेस होता है ना उसमें, तो उस बेस को यानी कि उस क्षार को ये अम्लीय बना देता है। कौन? फॉस्फेट समूह ये अम्लीय उसको बनाता है। तो ये आपको समझ आ गया कि नाइट्रोजन बेस उसमें होता है, लेकिन ये अम्लीय क्यों बन जाता है, क्योंकि फॉस्फेट समूह इसको अम्लीय बनाता है। और एक होती है इसमें पेंटोज शर्करा। तो डीएनए में जो एक पेंटोज शर्करा पाई जाती है ना, तो डीऑक्सी राइबोस पेंटोज शुगर पाई जाती है। क्या नाम है उसका? डीऑक्सी राइबोस पेंटोज शुगर। डीऑक्सी ये पूरा नाम है, जितना ये रेड आपको, ये रेड वाला हिस्सा और ये जो आपको ब्लू वाला हिस्सा, ये पूरा नाम है इसका। डीऑक्सी राइबोस पेंटोज शुगर इसमें क्या है, पाई जाती है। तो ये आपको याद रखना है, ये इन चीज़ों के द्वारा आपका डीएनए का निर्माण होता है। अब आप लोग आएंगे, ये आपका क्या है, ये आपका इमेज कहाँ से आ गया? अच्छा, ये वाला इमेज जो है यही आपका यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये मैंने बड़ा सा इमेज लगा दिया। ये देखिए आपका क्या है, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन इसमें पाए जाते हैं। ये आपका क्या है, क्रोमोसोम, ये सेंट्रोमियर, और ये आपका क्या है, ये संरचना आपकी डीएनए की आपकी क्या है, पाई जाती है। तो ये आपको याद रखना। अब यहाँ पे आइए, डीएनए एक होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। देखिए डीएनए आपने, अगर आपने देखा होगा मूवीज में तो नहीं है ज़्यादा होता है, एक सीरियल क्या बोलता हूँ, क्राइम पेट्रोल, अगर आप देखे होंगे ना, तो उसमें इसके बहुत ज़्यादा जिक्र आपको देखने को मिलता है। कोई भी केस होता है ना, उसमें जब वो सोल्व नहीं कर पा रहे हो तो डीएनए, जैसे कोई डेड बॉडी मिलती है वहाँ पे, उसमें दिखाया जाता है, तो वो इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आपका बहुत इस्तेमाल इसमें होता है। अब जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है ये क्या है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो आप इसको, अगर ये चीज़ें देखते हैं क्राइम पेट्रोल वगैरह, तो आप इसके नाम से परिचित तो हो ही जाते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग इसमें समझ लीजिए क्या होता है। देखिए डीएनए जो फिंगरप्रिंटिंग है ना, ये एक कैसी टेक्निक है, ये एक प्रयोगशाला टेक्निक है। कैसी? एक प्रयोगशाला तकनीक है, लेबोरेटरी टेक्निक है, जिसमें किया जाता है, व्यक्ति के डीएनए का विश्लेषण करके व्यक्तियों की क्या की जाती है, पहचान की जाती है। आइडेंटिफाइज द इंडिविजुअल्स, मतलब व्यक्तियों की पहचान की जाती है। किसी व्यक्ति के डीएनए का मतलब जैसे कोई व्यक्ति हो गया। अब किसी की डेड बॉडी जैसे क्या है, मिलती है कहीं पे, उसमें देखा जाता है कि आपका क्राइम पेट्रोल में, अब उसकी पहचान करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अब वो क्या करते हैं मालूम है, उसी एज के सभी लोगों को छांटते हैं जो लोग मिसिंग हैं, और फिर उनका पता करते हैं इनके माता पिता जो मिसिंग हैं उनके कौन कौन हैं। उनके माता पिता का डीएनए लिया जाता है, या फिर उस पार्टिकुलर पर्सन का जो डेड बॉडी मिली है उसके, मतलब हाँ, उनके माता पिता का डीएनए लिया जाता है। उस जो पार्टिकुलर पर्सन है ना, उसके बॉडी का कोई पार्ट, जैसे कि कोई उसका कुछ भी पार्ट होता है, उसका डीएनए और उनके माता पिता का डीएनए को मैच करा के देखा जाता है। अगर वो डीएनए उनका मैच करता है, देखिए माता पिता का क्या है, माता पिता का डीएनए जो है ना अपनी संतान से 100% मैच कर जाएगा। 100% का मतलब ये हुआ, वो उनसे मिलेगा जरूर, उनसे जरूर मिल जाएगा। और कितना तक मिलेगा? 80 से 100% भी मिल सकता है, नहीं तो 80, 90, 92, 95, 93, 97, 99, 80 से अगर प्लस मिल रहा है ना, तो वो ये माना जाता है ये इसका 100% मैच हो गया है, ऐसे समझिए। और ये सगे में होता है, सगे, चाहे माता पिता हो, भाई बहन हो, कुछ भी हो, उनमें आपका क्या है, ये पाया जाएगा। सगे जैसे माता पिता का जो पुत्र पुत्री है उनमें ये पाया जाएगा। 80 से अगर 100% के बीच में अगर डाटा मैच कर रहा है डीएनए, तो वो मान लिया जाएगा ये इन्हीं की संतान है, इन्हीं का इसमें पाया गया डीएनए। और 20 से 25% जो डीएनए है, 10 से 15%, 20%, 25%, ये तो किसी से भी आप मैच करा दें, आप अपना किसी भी विदेशी से मैच करा दें ना, तब भी मैच खा जाएगा, ऐसे समझो। ये होता है। अब ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, यहाँ पे थंब बना है, इसका मतलब सिर्फ थंब से नहीं है। हालांकि थंब में भी आपका क्या होता है, डीएनए ही होता है। जो एक आप देखेंगे ना, आधार, ये एक ऐसा आपका क्या है, यूनिक आपका क्या है, डाटा होता है, जो कहीं भी मैच ही नहीं करता है किसी और से। मतलब आपने अपनी फिंगर लगा दी, अब दूसरे की फिंगर, हालांकि सबके अंगूठे वैसे ही होते हैं, लेकिन फिर भी आपके आधार नंबर पे आपका ही अंगूठा मैच करेगा और किसी का नहीं कर सकता है। तो ये आपका क्या होता है, डीएनए ही होता है एक तरीके का। लेकिन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, जो मैंने अभी आपको बताई है, ये डेड बॉडी है, ये किसी भी केस को सोल्व करने के लिए ये क्राइम पेट्रोल में बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है। लेकिन वहाँ पे बहुत आसानी से ये लोग करके दिखा देते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं होता है डीएनए किसी का कराना, कोर्ट से ऑर्डर वगैरह लेने पड़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे
डीएनए जो फिंगर प्रिंटिंग है ना, उसका विकास किसने किया था? एलएफ जेफ्रिक्स ने किया था। ये एक व्यक्ति थे एलएफ जेफ्रिक्स, इन्होंने डीएनए का विकास किया था। और भारत में डीएनए का विकास किसने किया है? प्रोफेसर लाल जी हैं, उन्होंने इसका विकास किया है भारत में। और भारत में एक डीएनए फिंगर प्रिंटिंग भी है, प्रयोगशाला है, वो आपकी कहाँ पे? हैदराबाद में। तो भारत में अगर आपसे ये क्वेश्चन बन जाए कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग प्रयोगशाला कहाँ पे है, तो वो आपकी कहाँ पे? हैदराबाद में। आपको ये लोगो आपको दिख रहा है ना, ये जो आपको लोगो दिख रहा है, इसको मैं अगर जूम करूं तो इसमें आपको हैदराबाद भी दिखेगा। देखिए बहुत बड़ा हो गया। ये आप लोग देखिए क्या लिखा है? डीएनए लैब्स इंडिया। क्या लिखा है? डीएनए लैब्स इंडिया कंसल्टिंग रिसर्च, कंसल्टिंग रिसर्च। ये कहाँ पे? ये देखिए हैदराबाद। क्या लिखा है? हैदराबाद आपका लिखा है, तो ये हैदराबाद में आपकी ये है। तो ये आपको समझ आया होगा। ये कहाँ में चला गया? अच्छा नीचे आ गया, ये देखिए बहुत नीचे आ गया। कहाँ पे था? यहीं पे था, यहीं पे था, यहीं पे था, यहीं पे था, कहाँ पे था? ये कहाँ पे आ गया? अच्छा ये वाला था ना, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। अब देखिए यहाँ पे, अब देखते हैं आरएनए को। अब आरएनए को पढ़ लेते हैं। आरएनए क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो आरएनए को क्या बोलते हैं? राइबो न्यूक्लिक अम्ल बोलते हैं। देखिए मैं यहाँ पे जिस तरह से बना रहा हूँ ना, ये अपने आप में चैलेंज है, इसको बनाना भी एक अपने आप में चैलेंज है। अब देखिए राइबो न्यूक्लिक अम्ल जो होता है, इसको हम जैसे डीएनए में हमने क्या बोला? डी ऑक्सी लगा दिया, और ये राइबो न्यूक्लिक अम्ल है, केवल राइबो न्यूक्लिक अम्ल एसिड है। तो ये आपका क्या होता है? इसमें भी देखिए, ये इसमें एक सिंगल आपकी स्ट्रक्चर है, इसमें क्या है? आपके सिंगल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी। लेकिन इसमें भी आपको क्या है? देखिए क्या मिलेगा? साइटोसिन मिलेगा, ग्वानिन मिलेगा, एडेनिन मिलेगा। बस इसमें एक चीज है, थायमिन की जगह यूरेसिल डाल दिया गया। क्या किया गया? थायमिन की जगह यूरेसिल को रख दिया गया है। बाकी डीएनए आरएनए में कोई फर्क नहीं है। बस डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन होती है, इसमें हिस्टोन नहीं होती है। डीएनए डबल हेलिक्स होता है, ये आपका सिंगल हेलिक्स होता है, बस इतना फर्क होता है। बाकी इसमें वही सारी चीजें हैं लगभग लगभग। देखिए थोड़ा बहुत तो चेंज होगा ही, क्योंकि नाम चेंज है। अब देखिए इसका ये क्या होता है? सिंगल हेलिक्स मॉडल होता है। और ये किसने दिया था? ये भी बार्टसन और क्रिक, और एक व्यक्ति और थे, आर्थर अर्ग। क्या नाम था उनका? आर्थर अर्ग नाम था। तो इन तीन लोगों ने मिलकर ये सिंगल हेलिक्स मॉडल दिया था आरएनए का। और डबल हेलिक्स किसने दिया था? ये वाटसन और क्रिक ने दिया था। इसमें बताया इन्होंने हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है, कोई बात नहीं, नहीं होती है तो कोई दिक्कत भी नहीं है, ठीक है। और इसका जो निर्माण इन्होंने बताया था, तो इसमें इन्होंने क्या कहा था? डीएनए से पोलीमरेज एंजाइम की मदद से इसका निर्माण होता है। किसकी मदद से? आरएनए का जो निर्माण होता है डीएनए से ही होता है। किससे होता है? डीएनए से ही होता है। लेकिन वो कैसे होता है? एक पॉलीमरेज एंजाइम होता है, वो इसमें मदद करता है, वो हेल्प करता है। पॉलीमरेज एंजाइम की मदद से आरएनए का निर्माण होता है। और होता कहाँ से? डीएनए से होता है। लेकिन किसकी मदद से? पॉलीमरेज एंजाइम्स की मदद से। अब इसमें कौन कौन रोल निभाते हैं, तो इसके निर्माण में कौन कौन लोग शामिल होते हैं? देखिए मैंने पीछे में आपको क्या बताया था? नाइट्रोजन, उसमें बताया था नाइट्रोजन क्षार, हाँ सर होता था। उसमें हमने फास्फेट समूह आपको बताया था, हाँ सर होता था। लेकिन उसमें हमने एक पेंटोज आपको शुगर बताई थी, पेंटोज शर्करा बताई थी। लेकिन इसमें क्या है? इसमें वो राइबोज होती है, इसीलिए तो राइबो न्यूक्लिक होता है। ये क्या है आपका? राइबोज है, इसमें एक राइबोज है। उसमें पेंटोज शुगर थी, इसमें राइबोज है। तो ये आप याद रखना। और इसमें भी आपका ये जो नाइट्रोजन बेस है ना, नाइट्रोजन क्षार है ना, इसमें भी आपका 4 प्रकार का पाया जाता है, उसमें भी 4 प्रकार का पाया जाता है। बस फर्क क्या है? इसमें यूरेसिल होता है, इसमें आपका क्या है? यूरेसिल होता है आरएनए में। और उसमें क्या था आपका? थायमिन होता है। देखिए एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन, साइटोसिन। देखिए मैंने जो अलग अलग आपको इस कलर से हाईलाइट कर रखे हैं, ये वाला कलर, तो ये अलग से ही इसमें ऐड है। जैसे इसमें पेंटोज सुगरा की तरह राइबोज आ गया, इसमें थायमिन की जगह यूरेसिल आ गया, इसीलिए मैंने अलग से हाईलाइट कर रखा है इसको, ठीक है, हल्के कलर से लेकिन हाईलाइट किया है। देखो एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन, साइटोसिन, ये इसमें आरएनए में आपका क्या है? पाया जाता है। तो ये आप याद रखना। और ये इसका क्या है? ये इसका क्या इमेज है। और मैंने हर एक छोटे इमेज को भी लगाया है और उसके बड़े इमेज को भी लगाया है, ताकि मैं दिखा सकूं आप लोगों को। लेकिन आपको जो रियल पीडीएफ होगी ना, जब आपको मिलेगी, तो उसमें छोटा वाला ही इमेज मिलेगा, बड़ा नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी फिर पेज उसमें बढ़ जाते हैं, इसलिए मैं नहीं करता हूँ। ये आपका क्या है? आरएनए है। ये देखिए इसमें साइटोसिन है, ग्वानिन है, और ये आपका क्या है? एडेनिन है, ये आपका क्या है? यूरेसिल है। ये आपके लगे हुए हैं। देखिए साइटोसिन, ग्वानिन, ये आपका क्या है? एडेनिन, और ये आपका क्या है? यूरेसिल। ये सारे आपके लगे हुए हैं, मतलब ये आपके इसमें पाए जाते हैं। और इसमें आपके क्या है? देखिए ये आपको वही सारा चीज़ आपको इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। सब कुछ आपको वही मिलेगा। इसमें भी बॉन्ड्स होते हैं, इसमें भी वही बॉन्ड्स होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ही आपके
पाए जाते हैं। तो ये आपको क्या है, आरएनए और डीएनए आपका एक तरीके से ये आपको समझ आ रहा होगा। अब मैं आपको एक चीज़ लास्ट में आ गया हूँ, बिल्कुल इसको समझा देता हूँ। क्या है, टाइप्स ऑफ आरएनए होते हैं। आरएनए के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे कि आरएनए में डीएनए के तो नहीं थे, मैंने आरएनए को देख लीजिए। आरएनए में आपके कितने तरीके के होते हैं, एक एमआरएनए होता है, एक आरआरएनए होता है, एक आपका टीआरएनए होता है। तो ये एमआरटी होता है, एमआरटी, ऐसे आप एमआरपी याद रखते हैं तो एमआरटी याद रख लीजिए। तो डी आरएनए के प्रकार आपके क्या होते हैं, एमआरटी होता है, तो मतलब एमआरएनए और आरआरएनए और आपका टीआरएनए। अभी आपको मैं बता देता हूँ, एमआरएनए को क्या कहते हैं, मैसेंजर। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मैसेंजर आरएनए बोलते हैं, इसको राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं, और इसको बोलते हैं आपको ट्रांसफर आरएनए। अब ये जो टीआरएनए होता है ना, ये सर 20 प्रकार का होता है, ये अपने आप में 20 प्रकार का होता है। जैसे कि आरएनए के प्रकार आपके 3 प्रकार, लेकिन जो टीआरएनए है वो 20 प्रकार का होता है। बस यही याद रखना है, 20 प्रकार का, इसके प्रकार नहीं पढ़ने हमको, ठीक है। अब देखिए, जो मैसेंजर आरएनए होता है ना, ये क्या करता है, डीएनए से संदेश प्राप्त करता है। क्या करता है, डीएनए से संदेश जो इसको मिलता है, जो भी इसको डीएनए से मैसेज मिलता है, एमआरएनए को जो भी मैसेज आपका डीएनए देता है, वो ये मैसेज अमीनो अम्ल तक पहुंचा देता है। कहाँ तक भेजता है, अमीनो अम्ल, अमीनो जो एक तरीके से आपकी कोडिंग होता है, अमीनो अम्ल होते हैं ना, उन तक ये मैसेज लेके जाता है, ठीक है। ये काम हो गया आपका एमआरएनए का, और अमीनो अम्ल तक ये लेके जाता है। तो एक बात यहाँ पे आ गई, अमीनो अम्ल मानव में कितने प्रकार के पाए जाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। मानव में अमीनो अम्ल जो होते हैं ना, वो 20 प्रकार के पाए जाते हैं। अमीनो अम्ल मानव में 20 प्रकार के होते हैं, ठीक है, ये आप याद रखना। अब यहाँ पे देखिए, ये तो हमने एमआरएनए का जो मामला खत्म कर दिया। ये डीएनए से संदेश लेता है और एमआरएनए तक पहुंचा देता है, ये अमीनो अम्ल तक पहुंचा देता है। एमआरएनए का क्या है, डीएनए से संदेश लेगा, मैसेज प्राप्त करेगा और अमीनो अम्ल तक भेज देगा, ठीक है। और जो आरआरएनए है ना, इसको राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं। ये क्या करता है, राइबोसोम के साथ मिलके, ये राइबोसोम के साथ मिलके, राइबोसोम आपको मैंने पढ़ा दिया है, इस कोशिका में, सेल में मैंने पढ़ाया है राइबोसोम क्या होता है, ठीक है। ये राइबोसोम के साथ मिलकर क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण करता है। मैंने बताया भी था, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री वगैरह ये सब कुछ बोलते हैं, प्रोटीन इंजन वगैरह बोलते हैं। तो ये जो आरआरएनए है ना, ये राइबोसोम के साथ क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करने में मदद करता है। जो राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन निर्माण करता है, और राइबोसोम की मदद कौन करता है प्रोटीन निर्माण में, तो आरआरएनए करता है। इसको राइबोसोमल ही बोला गया, तो राइबोसोम ही समझो। और अब देखिए यहाँ पे, जो टीआरएनए मैंने बता ही दिया 20 प्रकार का होता है, इसको ट्रांसफर आरएनए भी बोलते हैं। अब ये क्या करता है, ये जो है ना, इसका काम क्या है, इन दोनों को मिला के इनका काम होता है। मतलब एमआरएनए और टीआरआरएनए को मिला के ये काम करता है। जो टीआरएनए है ना, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, टीआरएनए है ना, ये क्या करता है, एमआरएनए से प्राप्त संदेश, मतलब यहाँ से जो भी मैसेज मिलेगा, यहाँ से जो भी मैसेज मिलेगा वो यहाँ तक लेके आएगा। ये टी क्या करता है, ये टी वाला क्या है, ट्रांसफर करता है। मतलब एक तरीके से इसको यहाँ पे रख दे, तो ये टी जो है ना, ये आपको क्या है, टी है। फिर से बना देता हूँ, क्या दिक्कत है, ये आपको क्या है, टी है। अब ये टी यहाँ से जो भी मैसेज मिलेगा वो यहाँ तक पहुँचा देगा, बस इतना काम है। मतलब एमआरएनए से मैसेज उठाया टी ने और उसको ट्रांसफर कर दिया आरआरएनए के पास, बस इतना काम होता है आपका किसका, टीआरएनए का। बस ऐसे आप याद रखना, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, आपका पूरा का पूरा आपको क्या हो गया, मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब ये तो आपको इमेज है जो मैंने पहले ही आपको दिखा दी है, ये सारी आपकी क्या थी, इमेज थी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो आपको मैं बता देता हूँ कि ये हमारी क्लास है, तो आपको पता ही है चल रही, तो इनको आप ज़रूर देखिए जाके। तो आज की क्लास आपकी यहीं तक आपकी रहने वाली है। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी है ना, तो हमारे चैनल महान सर को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और पीडीएफ जो इसकी फ्री वाली पीडीएफ होती है ना, वो आपकी यहाँ पे मिलती रहती है। कहाँ पे, टेलीग्राम, जो हमारा चैनल है महान सर टेलीग्राम पे, वहाँ पे मैं इसकी क्लास वाली पीडीएफ दे देता हूँ। तो वो आप क्या कर सकते हैं, उससे रिवीजन कर सकते हैं। लेकिन आपको जो कंप्लीट पीडीएफ एकदम से मिलेगी ना, वो आपको बाय करनी पड़ती है, परचेज करनी पड़ती है, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें एकदम व्यवस्थित वे में आपको मिल जाती हैं। तो वैसे भी मेरी सारी पीडीएफ्स आपको परचेज ही करनी पड़ेंगी, क्योंकि बहुत अच्छे से मैंने बनाई है ना, तो वो आपको मैं फ्री नहीं दे सकता। और आप जाइए लिंक पे, लिंक कहाँ पे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिलते हैं, तो वहाँ से आप इनको परचेज कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।